नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 33 साल पहले बना ये शहर आज विकास की बुलंदियों को छू रहा है। जैसे मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ठीक वैसे ही नोएडा को यूपी की औद्योगिक राजधानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 80 के दशक में जब दिल्ली का फैलाव हुआ और जगह कम पड़ने लगी तो यमुना किनारे कई गांव के समूह और खाली भूमि पर भविष्य का शहर बनाने का मास्टर प्लान तैयार हुआ और नोएडा अस्तित्व में आया। इस इलाके के विकास के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई जिसने नोएडा अथॉरिटी का नाम लिया। फिर जैसे जैसे ये क्षेत्र डेवलप हुआ, जमीन के रेट आसमान छूने लगे। एक ऐसी जगह जहां 30 साल पहले कोई आने को तैयार नहीं था, वहां एक एक गज जमीन का रेट लाखों में हो गया। फिर क्या था? शुरू हुआ बंदरबाट का खेल। क्या सीईओ, क्या इंजीनियर, क्या ठेकेदार, क्या बिल्डर्स, करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर बेची गई। पैसे का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसमें कैसे हजारों करोड़ के घोटाले का रूप ले लिया, पता ही नहीं चला। अब इसका खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है। सीएजी यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने नोएडा में जमीन के बंदरबाट का बड़ा खुलासा किया है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों और बिल्डर्स ने मिलीभगत से जमीन अधिग्रहण, आवंटन और मंजूरियों में नियमों की जमकर अनदेखी की। सीएजी का आंकलन है कि अधिकारियों की करतूतों के चलते नोएडा अथॉरिटी को 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने इसे रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए स्वर्ग बना दिया, क्योंकि केवल 18% जमीन का इस्तेमाल ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हुआ है। एक और जहां नोएडा के हजारों फ्लैट्स के मालिक अपनी घर की बाट जो रहे हैं, तो वहीं सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रस्तावित 1.3 लाख ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स में से 44% यानी कि 57,000 के आसपास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा के 113 में से 71 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भुगतान की अवधि पूरे होने के बावजूद भी अधूरे पड़े हैं। इनके बिल्डर्स के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इस जमीन को तय समय में पूरा करने का जो वादा किया गया वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आलम यह है कि कहीं कहीं तो 10 साल से जमीन पर एक ईंट तक नहीं लगाई गई। लेकिन नोएडा अथॉरिटी के संबंधित अधिकारियों ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया और बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई करने में विफल रहे। यानी साफ है कि बड़े बड़े बिल्डरों ने लोगों को नोएडा की रिहायशी जगह उपलब्ध कराने के हसीन सपने दिखाए, उन्हें 1 साल में पोजीशन देने जैसे बड़े बड़े दावे और वादे भी किए और मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों का जाल खड़ा किया। लेकिन आज भी आलम यह है कि बायर से लाखों करोड़ों रुपए वसूलने के बाद ना तो बिल्डर्स ने लोगों को छत दी, अगर छत दी भी गई तो सुविधाएं देने में ये असफल साबित हुए। और ऐसे में सवाल उठता है कि घोटालेबाजों पर बुलडोजर चलाने वाली योगी सरकार दोषियों पर क्या कार्रवाई करती है। ये आज नहीं, मैं तो लगातार इस बात को कहता रहा हूँ, सरकार भी कहती रही है। जांच चल रही थी, अनेक एजेंसियों से अलग अलग जांच चल रही थी, उसमें कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई, आपने देखा है। और मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट आने के बाद जो भी कहीं पर भी और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, जब जांच और आगे एजेंसीज करेंगी तो वो सब लोगों के सामने आएगा ही। गलत कहीं छिपने वाला नहीं है और जो गलत किया रहेगा वह बचने वाला नहीं है, यह तो तय है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो कुछ सवाल है वो खड़े हो रहे हैं वो आपको बताते हैं कि नोएडा अथॉरिटी में बंदरबाट किसकी साठगांठ? बिल्डर अधिकारियों की मिलीभगत अथॉरिटी को कैसे लगी करोड़ों की चपत? करोड़ों का घोटाला, अथॉरिटी पर उठते सवाल। सीएजी का खुलासा, अखिलेश मायाराज में हुआ घोटाला और साथ ही क्या घोटालेबाजों पर कार्रवाई करेगी योगी सरकार? और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका परिचय पहले मैं आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। मनीष कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि बायर्स हैं, और साथ ही हमारे साथ में संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, विनायक गुप्ता। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सुनील जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी
कि एक बड़े घोटाले का यहां पर खुलासा हुआ है। कैग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो भी सार्वजनिक कर दी है, लेकिन मैं आपसे पहले ये समझना चाहूंगी कि इतने बड़े पैमाने पर आखिर कैसे घोटाले होते हैं, कैसे बंदरबाट होता है कि कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन किसी को भनक नहीं। देखो अमनदीप, यदि इसके पीछे जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए कि जब जिस अथॉरिटी के सीईओ और चेयरमैन की पोस्ट जो होती है, सारी चीज़ें उनके नज़रों में रहती हैं और सारे निर्णय वहाँ से लिए जाते हैं। और एक सीईओ थे यहाँ रमा रमन जी, जो मायावती सरकार में भी रहे, अखिलेश सरकार में भी रहे और योगी सरकार में भी रहे। योगी सरकार में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और जब सरकार से ये पूछा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आपके पास कोई एक ऐसा आईएएस नहीं है जो वहाँ के सीईओ को बदला जा सके, तब जाकर के यहाँ सीईओ और चेयरमैन की पोस्टें बदली गई। दूसरी चीज क्या है कि 2015 में एक घोटाला आया था चीफ इंजीनियर, जिसमें पकड़े गए थे यादव सिंह के खिलाफ। सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच में उस समय तमाम ऐसे नाम आए जो वहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में भी जमे बैठे थे, लेकिन 2015 से 2021 आ गई। यादव सिंह के अलावा मुझे लगता है कि जिन वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। और इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में इतनी बड़ी टिप्पणी की, और क्या टिप्पणी की उसमें आप देखिए कि आपके आंख, नाक और कान में भ्रष्टाचार टपकता है। इतनी बड़ी टिप्पणी अथॉरिटी के खिलाफ की हो और जहां सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की हो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये टिप्पणी की तो एक सेक्टर 93 में एमराल्ड कोर्ट जो बनना था उस पर 2 टावर गिरे जाने थे, उसके ऊपर ये टिप्पणी की। और आप उसमें देख करके ताज्जुब होगा कि आज मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव लेवल तक जो लोग आज बैठे हुए हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो सुनील जी, कह सकते हैं काफी लंबे समय से ये खेल खेला जा रहा था, काफी लंबे समय से ये तो घोटाला जारी था। मनीष जी, आपके पास में आऊंगी। 113 प्रोजेक्ट में से 71 अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। आपके पास में किस तरह की शिकायतें आ रही हैं? मैडम, हमारे पास सबसे ज्यादा जो शिकायतें आती हैं वो ये आती हैं कि हमें अभी तक घर का कब्जा भी नहीं रहा है। घर का कब्जा अगर मिल गया है तो उसकी हमारे रजिस्ट्री नहीं हुई। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बिल्डरों को जमीन अलॉट किया गया, बिल्डर वैसे भी बिल्डर थे जो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको करोड़ों की संपत्ति कोटियों के भाव में दे दी गई। सबसे बड़ा जो चीज था कि 10% जो करोड़ों की संपत्ति है उसका मात्र 10% पैसे लेकर आपने जमीन अलॉट कर दिया। अब बिल्डर अब दे सकता है, नहीं दे सकता है, आपको प्रॉपर स्क्रूटनी कर तब तो लैंड एलोकेट करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे लैंड एलोकेशन के टाइम में कोई स्क्रूटनी कुछ भी नहीं हुआ, लैंड एलोकेट कर दिया गया। शुरुआत में तो बिल्डरों ने कुछ पैसे जमा किए, उसके बाद से बिल्डरों ने पैसे जमा करना बंद कर दिया। अब अथॉरिटी के पास जब पैसे आएंगे ही नहीं तो अथॉरिटी फिर बाद में उस पैसे का यूज करके डेवलपमेंट कैसे करेगी? ये तो डेवलपमेंट की बात हो गई। बिल्डर अगर अथॉरिटी के पैसे नहीं देगा तो उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जैसी चीजें कैसे मिलेंगे? इन्हीं सब चीजों का खामियाजा आयत भुगतते हैं, घर खरीदार भुगतते हैं। बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा कर नहीं पा रहे हैं तो उस वजह से वाकई में मनीष जी, कंप्लेंट्स तो काफी सारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन देखिए अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या कार्रवाई होगी और कब कार्रवाई होगी। विनायक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनायक, कैग ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है, लेकिन ये बताइए कि अभी ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है? क्या कार्रवाई अब आने वाले दिनों में की जाएगी? जी, आपको बता दूं कि जो आज विधायक जी से भी बात की गई थी इस मुद्दे को लेकर के, तो उन्होंने भी साफ तौर पर पंकज सिंह ने कहा था कि इसको लेकर के जो जांचें फाइल की गई हैं उसके आधार पर उन अधिकारियों के ऊपर 100% जो है सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन इस 2005 से लेकर के और 2017 तक यही नोएडा के सेक्टर 6 में अधिकारी बैठकर बिल्डरों के साथ मनमानी करके करोड़ों का पैसा जो है हेरा फेर इधर से उधर लगाया गया था। कम जो जमीनें ज्यादा पैसों में जानी थी उनको कम पैसों में दे करके आवंटन किया गया था। आपको बता दें कि 2010 में भी मायावती की सरकार थी, तब भी बिल्डरों को ये कहा गया था कि मंदी का माहौल चल रहा है लेकिन आप 10% आवंटन का पैसा जमा करें, लेकिन बिल्डरों ने वो पैसा भी पूरे 10% जमा नहीं किया है। लेकिन जो बिल्डिंगें बनी हैं उसमें बायर्सों ने अपने पूरे जमा पूंजी जो है अपने आशियाने के लिए पूरे पैसे लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक उनको फ्लैट नहीं बने हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जहां पर अभी तक उनकी नींव भी नहीं भरी गई है, लेकिन वो प्रोजेक्टों में करोड़ों रुपए बिल्डरों ने ले लिए हैं।
तो कहीं ना कहीं कुछ पैसे बिल्डरों ने वायर्सों के पैसे लेकर के कहीं और अलग जगह लेकिन विधायक, इन्वेस्ट ये किए हैं, रिपोर्ट जिसको सामने लेकर के आने के अधिकारियों बाद की में मिली कहीं भगत ना भी इसमें कहीं सामने आई बॉयर्स है। की भी उम्मीद जागी है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। मनीष जी, आपका रुख करूंगी। इससे पहले भी आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जो तमाम जो बड़ा नुकसान हुआ है वो बॉयर्स को हुआ है। हालांकि इसको लेकर देखिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या इतने से बायर्स संतुष्ट हैं या कुछ और भी आप लोगों की मांगे हैं? जी, हमारी सबसे पहले मांग तो यही है कि जिनको घर नहीं मिला उनको घर दिलवाया जाए और जिनकी रजिस्ट्री रुकी पड़ी है उनको रजिस्ट्री कराई जाए। अब यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा स्पोर्ट्स सिटी का। स्पोर्ट्स सिटी आपने देखा होगा रिपोर्ट में कि उसका जो आवंटन था पूरी तरीके से गैर संवैधानिक था, गैर कानूनी था, मतलब नियमों के खिलाफ था। अब ये स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन किया गया। अब यहाँ पे जो बिल्डर थे जिन्हें स्पोर्ट्स कम्युनिटी बनाने की वो बनाए नहीं, रेसिडेंशियल जितना बनाना वो बना दिए। अब उनकी रजिस्ट्री रुकी पड़ी है। वहां के भी क्या जो फ्लैट खरीददार हम परेशान है कि हमारा प्रोजेक्ट पूरा पूरा पड़ा है, लेकिन या तो अथॉरिटी ना तो OCPC दे रही है ना रजिस्ट्री करा रही है। उसी तरीके से और भी कई सारे प्रोजेक्ट है, सुपर टेक्स है, आम्रपाली तो खैर सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है और आम्रपाली से तो प्राधिकरण को काफी बड़ा झटका मिला है पैसों के मामले में कि आप लोगों ने समय रहते क्यों नहीं ध्यान दिया, अब इतना बकाया कैसे वसूला जाएगा। तो मनीष जी, माफी चाहूंगी, मुझे आपको बीच पे रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय की कमी है। सुनील कौशिक जी, आपसे एक फाइनल कमेंट चाहूंगी। और साथ ही देखिए यहाँ पर ना सिर्फ सरकारें बदली हैं बल्कि कई अधिकारी आए और कई अधिकारी गए, तो ऐसे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना आप सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण समझते हैं? नहीं, बिल्कुल अमनदीप, चुनौतीपूर्ण है ही है, लेकिन हम पूरी कैग रिपोर्ट की समीक्षा करने के बजाय कुछ 2-3 पॉइंट्स देख लें जो जांच के बाद जो निचोड़ निकल के आया है। उन्होंने कहा कि 18% जमीन का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हुआ जी। मतलब माना कैग ने कि 82% जो इसका इस्तेमाल होना चाहिए था वो रेजिडेंशियल के लिए हुआ, जबकि नोएडा अथॉरिटी का उदय जो हुआ था, जो स्थापना हुई थी, वो केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हुई थी। दूसरी बात हम कहेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तत्कालता खंड दिखा करके, मतलब एक तत्काल जरूरत होती है, उसको एक कहा जाता है, टिप्पणी की जाती है कि हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस खंड को दिखा करके 80% जमीन नोएडा अथॉरिटी ने ली। तो दो चीजें क्लियर हो गई कि इतना तो आप दिखा रहे हैं, और तीसरा इसका काट हो जाता है कि 113 में से 71 जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं वो अभी अधूरे हैं। तो अब इसमें बचा क्या? और कैग की ऐसी टिप्पणी, मुझे लगता है कि सरकार को शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कैग की एक टिप्पणी क्या लिखी है उसमें देखिए कि शासन के मूल सिद्धांतों, जनहित के पालन, जवाबदेही, निर्णय लेने की पारदर्शिता, नैतिकता और अखंडता की पूर्ण अवहेलना के प्रमाण हैं। जब इतनी तख्त टिप्पणी कह दी जिसमें सारा कुछ समावेश हो गया, तो मुझे लगता है कि इसमें फिर कुछ बचता ही नहीं। वाकई में कौशिक जी, बहुत वाजिब सवाल थे जो आपने यहाँ पर खड़े किए हैं, लेकिन देखिए अब इंतजार यही है कि आखिर कब कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई होगी ऐसे दोषियों अधिकारियों पर, बिल्डर्स पर, जिनके चलते जो आम जनता है वो परेशान हो रही है। आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कैग की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और अब सरकार ने भी काफी सख्त रुख अपनाया है, लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है और जो बॉयर्स की मांगे हैं वो कब तक पूरी होती है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।